स्वागत है आपका आज के इस नए एक्सप्लेनर में। आज का हमारा टॉपिक ना इस धरती की हर जिंदा चीज से जुड़ा हुआ है, सांस लेना यानी रेस्पिरेशन। हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, एक छोटे से पौधे से लेकर हमारे और आपके फेफड़ों तक हवा आखिर कैसे ट्रैवल करती है। अगर आप अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं ना, तो ये सेशन आपके लिए एब्सोल्युटली क्रूशल होने वाला है। तो बस पूरा फोकस यहाँ रखिए। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले फटाफट आज का एजेंडा देख लेते हैं। हम 6 मेन टॉपिक्स कवर करेंगे। पहला, फीचर्स ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। दूसरा, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तीसरा, एनिमल रेस्पिरेटरी सिस्टम्स। चौथा, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। पांचवा, मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन ब्रीदिंग। और आखिर में, मेंटेनिंग लंग हेल्थ। सेक्शन 1 फीचर्स ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। तो सबसे पहले बात आती है कि ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आखिर होते क्या हैं। देखिए, ये हमारी बॉडी के वो स्पेशल ऑर्गन्स हैं जो हमारे आसपास के एनवायरनमेंट और हमारे अंदर के सिस्टम के बीच O2 और CO2 को एक्सचेंज करने में मदद करते हैं। अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूँ तो ये एक ट्रेडिंग सिस्टम की तरह है, जहां हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। सिंपल, राइट? अब किसी भी ऑर्गन को एज ए रेस्पिरेटरी ऑर्गन काम करने के लिए उसमें कुछ खासियतें होनी ही चाहिए। एकदम 4 इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं इनके। पहला, इनका थिन और परमिएबल होना बहुत ज़रूरी है ताकि गैसेस आराम से आर पार जा सकें। दूसरा, एक्सटेंसिव होना चाहिए, मतलब इसका सरफेस एरिया बड़ा होना चाहिए ताकि एक ही बार में ज़्यादा हवा एक्सचेंज हो सके। तीसरा, इसका मॉइस्ट यानी नम रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मॉइस्चर से डिफ्यूजन ईजिली होता है। और चौथा, हाईली वैस्कुलराइज्ड, मतलब इसमें ब्लड वेसल्स का एकदम अच्छा खासा जाल होना चाहिए ताकि हायर एनिमल्स में ब्लड इजीली और जल्दी से ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कर सके। सेक्शन 2 रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि प्लांट्स कैसे सांस लेते हैं, उनके पास तो हमारी तरह नाक या फेफड़े नहीं होते ना। तो प्लांट्स में अलग अलग हिस्सों से सांस लेने का काम होता है। पत्तियों में माइक्रोस्कोपिक छेद होते हैं जिन्हें स्टोमाटा कहते हैं। तने पर यानी वुडी स्टेम्स के बार्क पर पोरस टिश्यूज होते हैं जिन्हें लेंटिसेल्स कहते हैं। और सबसे कमाल की चीज़ है प्यूमेटोफोर्स। सुंदरी जैसे मैंग्रोव ट्रीज में, क्योंकि मिट्टी में ऑक्सीजन कम होती है, इसीलिए उनकी जड़ें मिट्टी से बाहर ऊपर की तरफ निकल आती हैं ताकि वो हवा से डायरेक्ट ऑक्सीजन ले सके। लिटरली जमीन के बाहर आकर सांस लेती हैं। है ना कमाल की बात? सेक्शन 3 एनिमल रेस्पिरेटरी सिस्टम्स। अब हम एवोल्यूशनरी लैडर में थोड़ा ऊपर चलते हैं। अलग अलग एनिमल्स ने अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से सांस लेने के अनोखे तरीके डेवलप किए हैं। ये जोड़े एग्जाम के लिए जरूर याद कर लीजिएगा। अमीबा, स्पंज या हाइड्रा अपनी बॉडी सर्फेस से ही सीधे सांस लेते हैं। अर्थवर्म और लीच अपनी नम त्वचा यानी मॉइस्ट स्किन का यूज करते हैं। कॉकरोच जैसे इंसेक्ट्स में ट्रेकिया नाम की ट्यूब्स होती हैं। फिशेस और प्रॉन्स के पास गिल्स होते हैं। मेंढक का बच्चा यानी टैडपोल अपने एक्सटर्नल गिल्स यूज करता है। और स्कॉर्पियन या स्पाइडर में खास तरह के बुक लंग्स होते हैं। इन्हें अपने नोट्स में जरूर लिख लीजिए। लेकिन यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल सामने आता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ मछलियाँ, जिन्हें हम जियोल फिशेस कहते हैं, वो पानी के बाहर जमीन पे निकलने के बाद भी इतनी देर तक जिंदा कैसे रह लेती हैं? आम मछली तो पानी से निकलते ही मर जाती है ना। इसका सीक्रेट छुपा है उनकी खास बनावट में। इनके पास गिल्स के अलावा भी एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, यानी कुछ एक्स्ट्रा सहायक अंग। जैसे कोई मछली में लैब्रिन्थाइन ऑर्गन होता है, मगर में एक पेड़ जैसा दिखने वाला आर्बोरेसेंट ऑर्गन होता है, और सिंगी में लंबे ट्यूबुलर एयर सैक्स होते हैं। ये एक्स्ट्रा ऑर्गन्स इन्हें हवा से डायरेक्ट ऑक्सीजन लेने में बहुत मदद करते हैं, खासकर तब जब पानी का लेवल कम हो या वो सीधा जमीन पर हो। ये सर्वाइवल का बिल्कुल नेक्स्ट लेवल तरीका है। और जब हम बात करते हैं जमीन पर रहने वाले एडवांस्ड और बड़े जानवरों की, जैसे एम्फिबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, जिसमें हम इंसान भी आते हैं, तो हमारा सबसे मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है लंग्स, यानी हमारे फेफड़े। और ध्यान रखिए, इसमें व्हेल्स और डॉल्फिन्स जैसे एक्वाटिक मैमल्स भी आते हैं। इनके पास गिल्स नहीं बल्कि लंग्स ही होते हैं, इसीलिए तो उन्हें सांस लेने के लिए बार बार पानी की सतह पर आना पड़ता है। सेक्शन 4 ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब आते हैं हमारे खुद के रेस्पिरेटरी सिस्टम पर। देखिए, हमारे लंग्स अंदर से बहुत ही डेलिकेट और नाजुक होते हैं। इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए इनके चारों तरफ एक डबल लेयर्ड मेम्ब्रेनस थैली होती है, जिसे प्लूरा कहते हैं। इस थैली के अंदर एक खास लिक्विड होता है जिसे प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। ये फ्लूइड बेसिकली एक प्रोटेक्टिव जैकेट या शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है, ताकि लगातार सांस लेते वक्त लंग्स में कोई रगड़ या नुकसान ना पहुंचे।
तो एक सांस का आखिर रास्ता क्या होता है? चलिए स्टेप बाय स्टेप ट्रैक करते हैं। हवा सबसे पहले हमारी विंड पाइप यानी ट्रैकिया में जाती है। ट्रैकिया से वो दो हिस्सों में बढ़ती है जिन्हें प्राइमरी ब्रोंकी कहते हैं। फिर वो फेफड़ों के अंदर और छोटी ब्रांचेज में बढ़ती है जिन्हें ब्रोंकियोल्स कहते हैं। उसके बाद हवा एल्वियोलर डक्ट से होते हुए फाइनली पहुंचती है एल्वियोलाई में। ये एल्वियोलाई छोटे छोटे गुब्बारे जैसे सैक्स होते हैं और एग्जैक्टली यहीं पर आकर ऑक्सीजन हमारे खून में मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से बाहर आती है। Section 5. Mechanism of Human Breathing. हमने हवा का रास्ता तो देख लिया, पर फिजिकली ये होता कैसे है? हमारे सांस लेने की कोई प्रक्रिया का सबसे मेन इंजन है डायाफ्राम। ये हमारी बॉडी के अंदर एक डोम यानी गुंबद के आकार की मसल शीट होती है जो हमारी छाती को हमारे पेट से अलग करती है। इसी मसल की लगातार मूवमेंट की वजह से हम सांस ले पाते हैं। अब इस मैकेनिज्म को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। जब हम सांस अंदर लेते हैं यानी इंस्पिरेशन, तब डायफ्राम कंट्रैक्ट होकर नीचे की तरफ जाता है। साथ ही हमारी पसलियों के मसल्स कंट्रैक्ट होकर छाती को ऊपर और बाहर की तरफ खींचती हैं। इससे हमारी छाती के अंदर का वॉल्यूम बढ़ जाता है और अंदर का एयर प्रेशर कम हो जाता है। अब क्योंकि प्रेशर कम है, बाहर की हवा एकदम तेजी से अंदर आ जाती है। ये एक एक्टिव प्रोसेस है। और दूसरी तरफ सांस छोड़ते वक्त यानी एक्सपिरेशन में सब कुछ रिलैक्स हो जाता है। डायफ्राम वापस ऊपर अपनी जगह पर आ जाता है और रिब्स नीचे आ जाती हैं। इससे वॉल्यूम कम होता है, प्रेशर बढ़ जाता है और हवा ऑटोमेटिकली बाहर धकेल दी जाती है। ये एक पैसिव प्रोसेस है। सिंपल फिजिक्स है दोस्तों। Section 6. Maintaining lung health. तो एनाटॉमी और फिजिक्स दोनों समझ आ गई, पर प्रैक्टिकल लाइफ में अपनी ज़रूरी सिस्टम को हेल्दी कैसे रखें? लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने के कई बेहतरीन तरीके हैं। पहला है मदर ब्रेथ टेक्निक, जिसमें आप 7 सेकंड्स तक बहुत आराम से धीरे धीरे सांस अंदर खींचने की प्रैक्टिस करते हैं। इसके अलावा प्राणायाम एक बिल्कुल ज़बरदस्त एक्सरसाइज है। बस याद रखें, इसे हमेशा खाली पेट करना चाहिए। आपने सुबह पार्क्स में लाफिंग क्लब्स देखे होंगे। जोर से हंसने से भी लंग्स की कमाल की एक्सरसाइज होती है। इनफैक्ट एथलीट्स और प्रोफेशनल सिंगर्स को लगातार ऐसी प्रैक्टिस करनी पड़ती है ताकि उनके लंग्स का वॉल्यूम और उनकी इलास्टिसिटी हमेशा मेंटेन रहे। पर जहाँ एक तरफ हम इन्हें स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, वहीं एक आदत ऐसी है जो इन्हें सीधा तबाह कर देती है, और वो है सिगरेट का धुआं। इसमें काउंट भी ना कर सकें, इतने सारे हार्मफुल और टॉक्सिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। एकदम जहर है ये। और दोस्तों, सबसे डेंजरस बात यह है कि ये केमिकल्स स्ट्रिक्टली कार्सिनोजेनिक होते हैं, मतलब इनसे सीधा कैंसर पैदा होता है। ये बिल्कुल मजाक का विषय नहीं है। स्मोकिंग से ऐसी ऐसी भयंकर बीमारियां जुड़ी हैं कि क्या कहें। लंग्स का कैंसर तो है ही, साथ में ब्रोंकाइटिस जिसमें सांस की नलियों में भयंकर सूजन आती है, एम्फाइसिमा जिसमें वो डेलिकेट एल्वियोलाई हमेशा के लिए डैमेज हो जाते हैं और एक नॉर्मल सांस लेना तक अजाब बन जाता है। और इसके साथ साथ कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स यानी दिल की बीमारियां भी होती हैं। इतनी बड़ी और जानलेवा कीमत चुकानी पड़ती है इससे खराब आदत की। इस सेशन को एंड करने से पहले मैं आपसे एक बहुत बड़ा सवाल पूछना चाहती हूँ। दुनिया भर में हर साल लाखों लोग सिर्फ स्मोकिंग की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। क्या आपने एक्टिव और पैसिव स्मोकिंग के बारे में सुना है? एक्टिव यानी जो खुद पी रहा है, और पैसिव यानी जो खुद तो नहीं पी रहा पर किसी दूसरे के छोड़े हुए उस जहरीले धुएं में सांस ले रहा है। और सच्चाई ये है कि नुकसान दोनों को बराबर होता है। तो आज जो भी बायोलॉजी हमने सीखी है, क्या आप उस नॉलेज का यूज करके अपने दोस्तों और अपने आसपास इस जहर के खिलाफ थोड़ी अवेयरनेस फैलाएंगे? इस पर जरूर विचार कीजिए। आज के इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।